गीत परिपक्व होते हैं और लोकगीत अभिव्यक्ति के शैशव को प्रकट करते हैं। इन लोकगीतों में आप पाएंगे जिसको हम कहते हैं कि यह शास्त्रविद कवि की रचना है, पढ़े लिखे कवि की रचना है। तो आपको याद होगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी झांसी की रानी, जिसको आजादी की लड़ाई से जोड़कर हम लोग पढ़ते रहे हैं। पर उस कविता को देखें आप, मेरी दृष्टि वह बैलेट है और उसका छंद आल्हा छंद है, वीर छंद है, आल्हा छंद। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रेकुटानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। हुई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने दिल में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर मोड़ों के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह गीत आल्हा है। आल्हा छंद को लोग कहते हैं कि यह जगनिक के मौखिक महाकाव्य में पहली बार गृहीत हुआ, लेकिन बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता रहा है लोकगीत की तरह। और बुंदेलखंड की धरती से प्रेरणा लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने आजादी की लड़ाई को शान चढ़ाते हुए झांसी की रानी पर लिखते हुए इस छंद का प्रयोग किया है। तो छंद के बारे में साधारण धारणा है कि छंद व्यर्थ है। छंद कैसे व्यर्थ है? पदपाकर को हम लोग वाहियात कवि भी मानते हैं कि रीत काल में वो शब्द आडंबर रचता रहा, श्रृंगार के चाहवच्चे में कूदता रहा। रीत काल के अंतिम दौर का यह कवि केवल इतवृत्त निर्वाह कर रहा है, ये बड़ा कवि नहीं है। लेकिन दिनकर ने निबंध अवंतिका में लिखा था रीत काल का नया मूल्यांकन। उसमें उन्होंने कहा था कि जब बिंब की दृष्टि से, चित्र की दृष्टि से कविता का अध्ययन होगा तो रीत काल सर्वोत्कृष्ट काल सिद्ध होगा। और उसके बाद उन्होंने शुद्ध कविता की खोज देखी, उसमें बिंब धर्मिता पर, चित्र धर्मिता पर उन्होंने बहुत फोकस किया, बहुत जोर किया। अब आप देखेंगे कि पदपाकर को आप उनके होली गीतों के कारण गुलगुली गिलबे है, गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कहे पदपाकर को गजब किया है, सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है, सिर के पाला को व्यापक करह कसाला दे, इनके अधीर कहते उचित मसाला है, तांत ताला है, विलोक के साला है, सुबाला है, विशाला है, चित्रशाला, ऐसे करके उन्होंने लिखा। सब आडंबर है। लेकिन जब वे रोते हुए बाल कृष्ण का चित्र खींचते हैं, एक बच्चा जो ठुनक ठुनक के रो रहा है, तो बच्चा कृष्ण है। पटकत पैदनी झुनुक रज नेक नील कन नैनन नित्यकारो वह अग नंद रानी की तनक पाए पिबे काज तीन लोक ठाकुर सो तुम कत ठाड़ो। तो उत्तम पदपाकर ने चित्र खींच दिया है कि यशोदा के पहलू को पकड़ते हुए कृष्ण कैसे पांव पटक पटक कर रो रहा है। पटकत पाए हो पैदनी झुनुक रज नेक नील कन नैनन नित्यकारो वह अग नंद रानी की तनक पाए पिबे काज तीनों लोक ठाकुर सो तुम कत ठाड़ो। तो विषय को जब सुनने चलेंगे तो लोक साहित्य पर आप जो काम करेंगे तो आप देखेंगे एक लोक काव्य रूप है 12 मासा। लोकगीत का एक पैटर्न है 12 मासा, 12 महीनों के वियोग का वर्णन। विद्वानों ने बताया है कि अपभ्रंश के नेमिनाथ चतुष्पदी में, नेमिनाथ चौपाई में विनय चंद्र सूर्य ने इस काव्य रूप का प्रयोग किया है। और यह काव्य रूप विद्यापति में उन्होंने भी 12 मासा लिखा।
और यह काव्य रूप नागवती के वियोग वर्णन में जायसी में भी है। तो 12 मासा लिखना लोक साहित्य से आपने ग्रहण किया है। उसी तरह आप देखेंगे कि लोक जीवन के बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी चीजों को आप प्राचीन साहित्य से भागते हैं और पढ़िएगा तो बड़ा आनंद आए। देखिए, सीधे आप हटा देते हैं, शोध कार्य करने चले गए, प्राचीन साहित्य को, मध्यकालीन साहित्य को आप हटा दें। वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास के व्यक्ति थे, पुरातत्व के व्यक्ति थे और संस्कृत में उन्होंने बीए पास किया था और हिस्ट्री में थे ही। हिंदू विश्वविद्यालय में वे इंडोलॉजी के प्रिंसिपल भी थे, इस पद पर कवि चंद्र शर्मा गुलेरी भी थे। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा। एक शोध कार्य उन्होंने किया, अंग्रेजी में लिखा, इंडिया इज नोन टू पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें इतिहास और संस्कृति के सूत्रों की उन्होंने तलाश की और बहुत कुछ लिखे उन्होंने। आपके संदर्भ में उनकी 2 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। विद्यापति की कीर्तलता हम पढ़ते पढ़ाते हैं और हम जायसी की पद्मावत भी पढ़ते पढ़ाते हैं, मगर अच्छी टीकाओं का अभाव रहा है। पहली बार हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल की सिंह दरबार लाइब्रेरी से कीर्तलता की एक पांडुलिपि खोजी और काशी नाटी प्रचारणी सभा से उसका एक संस्करण बाबूराम सक्सेना जैसे व्यक्ति ने निकाला। बाबूराम सक्सेना प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने जब अर्थ करना शुरू किया, चूंकि पहला काम था, जहां अर्थ नहीं लगा वहां डॉट डॉट देके उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी पुस्तक जो उस पर लिखी गई वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में लिखी गई, डिसर्टेशन। शिव प्रसाद सिंह ने कीर्तलता और अभट्ट भाषा नाम से पुस्तक प्रकाशित कराई। उसमें टेक्स्ट के साथ विश्लेषण भी है और अर्थ निरूपण भी है। मैथिली में भी उमेश मिश्र ने लिखा, हिंदी में वीरेंद्र श्रीवास्तव ने भी लिखा, जो राष्ट्रभाषा परिषद से छपी हुई पुस्तक है। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है बहुत बड़ा विद्वान होना कभी कभी घपले में डाल देता है। विद्वान लोगों से बहुत कुछ छूट जाता है और साधारण व्यक्ति सत्य को समझ लेता है। सत्य को साधारण व्यक्ति समझता है और विद्वान दिक्कत में पड़ जाता है। जैसे कीर्तलता का प्रसंग है, सराफे सराहे सराफे सराफे भरे बे विवादू, तौलन से हेरा रसूला प्यार। यह जौनपुर के बाजार का वर्णन है। विद्यापति कीर्ति सिंह के साथ जौनपुर के नवाब इब्राहिम शाह से मदद मांगने के लिए गए हैं और जौनपुर शहर में मुसलमानों का शासन है, उसका बाजार बड़ा समृद्ध है। तो विद्यापति ने बाजार का वर्णन किया कि सराफे सराफे भरे बे विवादू, कि दोनों तरफ जो दुकानें हैं वे सर्राफ की दुकानें हैं, सोने चांदी की दुकानें हैं। वहाँ जौहरी बैठते हैं, सुनार बैठते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, शब्द अर्थ लगा है। सराफे सराफे भरे बे विवादू, दोनों बाजुओं में सर्राफा की दुकानें हैं। और तब है क्या, तौलन से हेरा रसूला प्याज। सारे विद्वानों ने अर्थ लगाया कि वहां बाजार में क्या है, तौलन से तौला जाता है क्या, लहसुन प्याज। तौलन से हेरा हल्दी, तौला जाता है, तौली जाती है हल्दी, तौला जाता है प्याज, तौला जाता है लहसुन। अब देखिए, बाजार है सोने चांदी का, रत्नों का बाजार है, और तौला क्या जा रहा है, हल्दी। तौला क्या जा रहा है,
प्याज, तौला क्या जा रहा है? लहसुन। ये कैसा अर्थ? विद्वान लोगों ने जो अर्थ किया, क्या किया? अरे स्पष्ट अर्थ यह है कि उस सर्राफे के बाजार में कभी विज्ञापन देखता है कि ये जौहरी लोग या सोने चांदी का व्यापार करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? लहसुनिया फिरोजा जैसे रत्नों को तोड़ रहे हैं। हेरा झुंड को कहते हैं, ढेर को कहते हैं। लहसुनिया और फिरोजा नाम के रत्नों को ये सोनार या जौहरी तौल रहे हैं। ये सीधा तो पाठालोचन का सबसे बड़ा आयाम होता अर्थालोचन। अर्थ संगत होना चाहिए। उसी कीर्तलता में प्रसंग आता है, तुर्क तो खा नहीं चलल, हाथ भंग हेड़ा चाहे, आड़ी रीठ दिहाड़ दबड़ी दाढ़ी थुबाही। बाबूराम सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह और तमाम विद्वानों ने अर्थ क्या लगाया कि जौनपुर का एक सिपाही है जो तुषार देश के घोड़े पर चढ़कर घूम रहा है। तुर्क मुसलमान सिपाही, तुर्क तो खा नहीं चलल, तुषार देश के घोड़े पर बैठकर वह चला, हाट भंग बाजार पे घूमा। हेड़ा चाहे, अर्थ किया लोगों ने, हेड़ना चाहता है, देखना चाहता है। हेड़ा चाहे वैसे क्या है? हेड़ना, तो हेड़ा देखना चाहता है। और उसी में आड़ी डीठ दिहाड़ तिरछी निगाह से ताकता है और अपनी दाढ़ी में थुकवाता है। किस सिपाही पर थूकने की किसकी हिम्मत होगी? इब्राहिम शाह के सिपाही पर कौन थूकेगा? विद्वानों ने अर्थ लगा दिया, तुरुक बुखार चलल, हाथ भंगेड़ा चाहे, आड़ी डीठ दिहाड़ दबड़े दाढ़ी थुकाहे। सीधा कि तुर्क बाजार में घूमा, घोड़े पर चढ़कर तिरछी निगाह से ताका, उसी क्रम में उसके मुंह से लाट टपक गई, थूक बहने लगा। तो हेड़ा चाहे का क्या अर्थ? हेड़ा कहते हैं झुंड लेकर के, जैसे छाता चौक पर या पटही पुल के समीप जो दौड़ी लेकर के तरकारी बेच रहा है कोई या सामान बेच रहा है, उसको बैठकी का टैक्स लगता है। म्यूनिसिपैलिटी का आदमी आता है, टैक्स वसूलता है। तो हेड़ा का अर्थ होता है टैक्स। सामान लेके, यह देशी नाम माला में हेमचंद्र ने हेड़ा का अर्थ किया है टैक्स, कर। तो जब आप अर्थ करने चलेंगे, मतलब समझने चलेंगे, तो आपको कई चीजें देखनी होंगी, कोश भी देखना। और आपको एक पंक्ति में देता हूं, कामायनी की पंक्ति है। बधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जलप्लावर और निगलने लगी वहीं, प्रलय के पश्चात धरती निकल रही। मनु की नाव हिमाल के शिखर पर है। मनु वहां बैठे हैं, रो रहे हैं, संतप्त हैं, और उनकी जो नाव है बधी हुई, पर कहता है कवि, बधी महावट से नौका। किसी भी बॉटनी के विद्वान से या किसी भी इस तरह के व्यक्ति से आप पूछिए, हिमालय पर तीर मिलेगा, देवदार मिलेगा, दूसरे पेड़ मिलेंगे, परंतु वहां पर महावट नहीं मिलेगा। बड़ा सा बड़ का पेड़ नहीं मिलेगा। बड़ का पेड़ जो है वह मैदान का पेड़ है। लोगों ने कहा कि प्रसाद जी के ज़हन में था प्रयाग का महान वट वृक्ष, और उसको जाकर तो उन्होंने रोक दिया वहां। अब देखिए, प्रसाद जी बहुत गंभीर कवि थे, उन्होंने भी ऐसा लिखा, बधी महावट से। तो महावट शब्द पद्मावत में भी आता है, महावट गोदान के पहले परिच्छेद में भी आता है, महावट कामायनी में भी है,
महावट कहते हैं जाड़े की बारिश। जाड़े के महीने में जो घनघोर बारिश होती है, कपकपी वाली बारिश, उसको महावट कहते हैं। बधी महावट से नौका, मनु की जो नाव ठंडक जाड़े की बरसात में बधी हुई थी, धीरे धीरे वो खुलने लगी। बधी बहावट से नौका थी, सूखे में पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी बही। अगर मैं आपको कहूं कि जायसी कि राम काव्य पर आप रिसर्च करें तो आप करेंगे? आप कहेंगे सूफी काव्य है, आप कहेंगे सिंघल द्वीप, रतन सेन, राघव चेतन, नागमती वगैरह वगैरह, कदलीवन, आप कहेंगे उसकी लोक चेतना की बात। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, आप रिसर्च कीजिए पद्मावत के राम काव्य पर। आप कहेंगे ये सिफरा है, राम काव्य कहाँ है? वह कामायनी को आप पढ़, ये पद्मावत को आप पढ़ जाए। राम कथा के बहुत सारे संदर्भ वहां आए हैं। अवध में जो राम कथा प्रचलित थी, तुलसी के पहले जायसी को उनकी जानकारी थी, उन्होंने जहां तहां दृष्टांतों के रूप में राम कथा के प्रसंगों को वहां विन्यस्त किया है। ठीक इसी तरह जब आप तो हम कहेंगे कि आप प्रेमचंद में भारतीयता की खोज करें, आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं? किसान, मजदूर, शोषण, परिवार का विघटन, आपसी गांव के झगड़े, इन पर प्रेमचंद ने लिखा है। रस्ता पर लिखा है, अछूतों की समस्या पर लिखा है। आप कह क्या रहे हैं? लेकिन सोज़े वतन के लेखक ने हुब्बे वतन यानी देश की भक्त पर लिखा। उन्होंने दुर्गादास की जीवनी, उन्होंने उर्दू में, हिंदी में बहुत कुछ ऐसा लिखा जिससे भारतीय साहित्य और भारतीय परंपरा का बोध होता है। आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह पर और कई ऐसे संदर्भ आते हैं। ऐसे आए कहाँ से, क्यों आए? तो आरंभिक दिनों में प्रेमचंद आर्य समाजी हुई थी। आर्य समाज की उनको ले गए थे। गोरखपुर के एक लेखक थे गजपुरी जी, मन्नन द्विवेदी गजपुरी। गजपुरी ने उनको आर्य समाज से जोड़ा और गजपुरी ने हिंदी में रामलाल नाम का एक उपन्यास लिखा था, जिसको कई लोग बिना मतलब छोड़ देते। मगर राम कथा के परिप्रेक्ष्य में मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने गांव की कहानी को लेकर के वो उपन्यास लिखा। और उन्हीं के आसपास थोड़ा समय पहले सीतामढ़ी का एक लेखक था भुवनेश्वर मिश्र, उसने बलवंत भूमिहार एक और उपन्यास लिखा। उसमें सीतामढ़ी के आसपास के जमींदारों के, किसानों के आचरण पर, व्यवहार पर वो उपन्यास लिखा। तो प्रेमचंद के साहित्य से हम सोचते हैं कि हिंदी में ग्राम कथा का प्रारंभ हुआ था, जबकि हिंदी में ग्राम कथा पर लिखने वाले लोगों में भुवनेश्वर मिश्र भी थे, लिखने वाले लोगों में गजपुरी भी थे। और प्रेमचंद ने जब 1916 में पंच परमेश्वर का प्रकाशन सरस्वती में हुआ, तब से वे गांव की कहानियों की बात करने लगे, लोग कहते हैं। लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड की भी कहानियां लिखी, रानी सारंगा, राजा हरदौल, ऐसी बहुत सारी जो लोक जीवन की घटनाएं हैं, गांव की घटनाएं हैं, उनको उन्होंने उर्दू में लिखा। तो हम लोग अधूरा देखते हैं। अधूरा देखने के कारण निष्कर्ष कलुषित हो जाते हैं। हम लोग
टोटलिटी, समग्रता में चीज़ों को नहीं देखते। तो जब आप शोध करने चलेंगे तो कई तरह के विषयों से आपका साबका होगा। कहीं छंद की बात आएगी, कहीं काव्य शास्त्र की बात आएगी, कहीं लोकाचार की बात आएगी, कहीं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ आएंगे। तो काम करने के क्रम में से प्रसाद जी की कहानी है ग्राम, इंदु में छपी। यह कहानी 1911 के आसपास की है। तो 1911 में प्रसाद जी ने ग्राम नामक कहानी लिखी, क्योंकि हम जानते हैं प्रसाद कवि हैं छायावाद के, रोमांटिक कवि, या उनको आप कहानी का क्लासिकल कवि। लेकिन उन्होंने कंकाल लिखा, तो कंकाल पढ़ने के बाद प्रेमचंद आह्लादित हो गए। स्कंद को पढ़ने के बाद वो नाराज हो गए कि गड़े पुड़ते उखाड़ रहे हैं। मगर जब कंकाल पढ़ा उन्होंने तो भारत के जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं, प्रसाद ने उनका पर्दाफाश किया। और जब तितली राम का उपन्यास लिखा तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का उपन्यास, उनकी बहुत सारी कहानियों में ग्रामीण पृष्ठभूमि है। तो जैसा प्रसाद की ग्राम चेतना पर काम आप करना नहीं चाहें, इसलिए को मुख्य धारा उनकी नहीं लगती है। उसी तरह से दिनकर प्रकाश पे आप काम करेंगे तो आपको उर्वशी सामने आएगी, कुरुक्षेत्र सामने आएगा, मगर उनके जो गौण ग्रंथ हैं उनको आप न पढ़ेंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को जब आप विषय के रूप में ग्रहण करेंगे तो शोध की प्रवृत्ति जो होती है नीर क्षीर विवेक वाली होती है। दूध को अलग करो, पानी को अलग करो, तत्व की खोज करो। तो शोध एक विज्ञान है, बात बनाने की गुंजाइश नहीं, जबकि हमने बात बनाने को ही शोध का काम समझ लिया है। अगर देखिए बाबरी मस्जिद पर एक समय बड़ा हल्ला हो रहा है, तो उस समय के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो रामलला का मंदिर था। और तुलसीदास जैसे महान भक्त कवि ने, राम भक्त ने कहीं उसकी चर्चा नहीं की। उसको पटांग लगा तो ये बड़ा आदमी बोल रहा था, प्रधानमंत्री हमने एक चिट्ठी लिखी कि न तो आपने तुलसीदास को पढ़ा है, न राम मंदिर का इतिहास आप जानते हैं। मीर तकी ने, जो बाबर का सिपह सालार था, उसने जब ध्वस्त किया था उस मंदिर को, तो वहां से एक मलबा में पत्थर गिरा था। उस पत्थर में लिखा था अज बुतखाना मिसबारे बाबर कलंदर, फारसी में लिखा अज बुतखाना, इस बुतखाने को, इस मंदिर को जहाँ मूर्ति पूजा होती है, पवित्र धर्मात्मा बाबर ने ध्वस्त कर दिया। उसको उठाकर चंद्रवली पांडे ले आए थे काशी नाड़ी सलाह। तुलसी की जन्मभूमि नाम की पुस्तक जो छपी उसको उसका फोटो मैंने देखा था। कालांतर में वो पत्थर गायब कर दिया, लेकिन कविता को कैसे आप याद कीजिए? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो दुल्हा कहो, कहा कि बेटी से बेटा ने कहा मांग की खाए वो मसीत में सोई को। या वही मसीत है मस्जिद जहाँ अयोध्या में दुरदुराए गए जब तुलसीदास, वहाँ वो शरण। कोई कहता था कि ब्राह्मण नहीं है, कोई कहता था उस जाति का है, उस जाति का है, निकालो निकालो खदेरो। तो ऐसे व्यक्ति को कहना पड़ा कि मैं मस्जिद में जाकर सो रहा हूँ, मगर जहाँ रामलला विराज रहे। तो आज अनेक साक्ष्यों के द्वारा तय हुआ, लेकिन हम सत्य पर जब पर्दा डालते हैं
तो पर्दा डालने के क्रम में कभी हम कहते हैं, अब देखिए बहुत बड़ा कवि टैगोर को आप मानते हैं, कहते बहुत मौलिक कवि, आप कहते हैं कि इससे प्रभावित है उससे प्रभावित है, मगर टैगोर की रचनाओं को बंगाल के बाउलों का प्रभाव, बाउल जो वहाँ के लोक गीत का, इस तरह की चीजों की खोज होनी चाहिए। और आप लोकोक्तियों को, मुहावरों को, भाषा को भी ध्यान में रखते हैं, भाषा की भी पढ़ाई होती है, तो बहुत सारे विद्वान लिखते हैं अनेकों, एक का बहुवचन स्वयं अनेक। बहुत सारे लोग कहते हैं सबों की यह राय है, सब तो अपने आप में बहुवचन है जी। और जब हिंदी व्याकरण का इतिहास लिखने की बात आएगी, सब चीज का इतिहास है, कोश का इतिहास, व्याकरण का इतिहास, बहुत सारी चीजों का इतिहास, तो आप जब व्याकरण का इतिहास लिखने चलेंगे तो आप बताएं कि किन किन व्याकरणों से आपका परिचय है। भाषा पर आप काम करें, शुरुआत भी हुई है भाषा विज्ञान के शोध से, तो हिंदी भाषा विज्ञान पर काम करने के क्रम में किन व्याकरण वेत्ताओं से आप अवगत हैं, परिचित हैं? दो चार नाम बोलिए। आप हद से हद कामता प्रसाद गुरु का नाम लें, कोई कहेगा आचार्य रामलोचन शरद, दो चार नाम लेकर के आप छोड़ दें। और हिंदी का सबसे श्रेष्ठ व्याकरण किसने लिखा है? किसी विदेशी ने। एक रूसी व्याकरण लिखा, एक रूसी ने व्याकरण लिखा था दीनसीत्स, जिसमें बाजार में जो हिंदी चलती है उसका व्याकरण लिखा। और भी बहुत सारे विद्वानों ने लिखा, बीन्स ने, हार्डली ने, केलॉग ने, इन अंग्रेजों ने बहुत कुछ जैसा समझा वैसा लिखा, मगर तमाम व्याकरणों को दृष्टि में रखते हुए हिंदी का महत्वपूर्ण व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। शब्दानुशासन का अर्थ व्याकरण ही होता है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ही गोज और सी गोज में क्रिया में लिंग नहीं है। रामा गच्छति सीता गच्छति, गच्छति में कोई विकार नहीं, संस्कृत में क्रिया में लिंग नहीं होता है। और हिंदी में राम जाता है, सीता जाती भी कैसे? हिंदी में क्रियालिंग कैसे आ गया? और संस्कृत में है कि नहीं है? संस्कृत में भी है। और हिंदी में जब आप कहेंगे राम वेद पढ़े, सीता वेद पढ़े, यह विधिलिंग है, यहाँ क्रिया में कोई विकार नहीं आता है। बालकः सुप्तः अस्ति, बालिका सुप्ता अस्ति, वहाँ कृदंतीय प्रयोग है, तो वहाँ कृदंतीय प्रयोग के कारण संस्कृत में भी लिंग है। तो यह कहना कि हिंदी के क्रियालिंग का कहीं कोई आधार नहीं है, इस पर किशोरीदास वाजपेयी ने सूत्र लिखी। हिंदी क्रियाओं की गति त्रिधा है। इस त्रिपदा की एक धारा तिङन्त है, एक कृदंत, एक तिङन्त कृदंत संयुक्त। यह सूत्र हिंदी के विद्वान नहीं पढ़ रहे हैं, तो सीधे लाठी चला देते हैं और अंग्रेज लोगों ने जो कह दिया, दूसरों ने जो कह दिया उसको दोहरा देते हैं। अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके लिंग की बात है। डिक्शनरी आप देखिएगा, दस्तावेज उर्दू डिक्शनरी में है स्त्रीलिंग, दस्तावेज स्त्रीलिंग है, और उसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं पुलिंग में। वैसे उर्दू में है चर्चे हुए, हम कहते हैं चर्चा हुई। हम कहते हैं ताजा मछली, आप कहेगा ताजी मछली, ऐसा नहीं। हिंदी की अपनी जो प्रकृति है उसके आधार पर व्याकरण और रचना होगी। तो अगर आप भाषा शास्त्र पर काम करेंगे
तो पुराने लोगों ने क्या किया, सुबह फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज एंड कुमारी तुलसीराम तिवारी ने बज्जिका का व्याकरण, उदय नारायण तिवारी ने भोजपुरी भाषा और साहित्य पर लिखा। कोई उठेगा अंगिका पर लिख देगा, बोलियों पर आप शोध कर रहे हैं और कहेंगे कि हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, कि बोलियों का समूह है। ग्रेसन ने साफ कहा कि बिहारी लैंग्वेजेस, बिहार की जो लोक भाषाएं हैं उनको अलग अलग महत्व उन्होंने दिया, उनको शोध कार्य हुआ कलकत्ता में और जहाँ तहाँ। तो आप जब भाषा विज्ञान का काम करने चलेंगे तो उसमें तात्विक दृष्टि से भाषा विज्ञान के विषयों को आप कैसे रखेंगे, किन चीज़ों पर आप रखेंगे। बहुत सारे विषय आप छोड़ दिएगा, जैसे भाषा की उत्पत्ति वगैरह छोड़ दी। अर्थ विज्ञान पर भी काम हो रहा है, फोनेटिक्स पर अत्यधिक काम हो रहा है, ध्वनि विज्ञान पर। तो आप जब काम करने चलेंगे, एक नया विषय आपकी कैरिकुलम में मैंने देखा है, शैली विज्ञान। ये शैली विज्ञान क्या है? तो शोध कार्य के क्रम में विषय को समझकर उसके आधार पर काम किया जाता है और उस डिसिप्लिन को, उस अनुशासन को ढंग से देखा जाता है। बंधुओं, मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा बकवास मैं कर चुका। अब आपको क्या अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, विषय को चुनने के क्रम में और शोध की प्रविधि के क्रम में आपको जो पद्धति अपनानी होगी वह पद्धति वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव। आत्मनिष्ठ नहीं, अपनी ओर से आप बोल नहीं सकिएगा। अपनी ओर जब बोलने चलिएगा तो दिक्कत होगी। कालिदास को पढ़िए या तुलसीदास को पढ़िए या सूरदास को पढ़िए या कबीरदास को पढ़िए। एक मेरे वामपंथी मित्र ने एक बार कहा कि हिंदी में सब दास क्यों होता है? हमको तो ठीक है बंधुओं, आज इतना ही। सभी